पाकिस्तान की सियासत को कैसे देखते हैं, तो एक अपना एक ओवरव्यू और थोड़ी सी एक फोरकास्ट भी कर रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने उनसे बात सुन ली, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करते हैं, अब क्या फील करते हैं कि अगले इलेक्शंस में यहाँ जो टिल्ट है, बेस पावर का टिल्ट, यू फोरसी ए चेंज? हाँ, पंजाब में मैं एक महसूस करता हूँ चेंज, और मैं ये नहीं कह सकता कि वो मुस्बत होगा, वो चेंज या मनफी होगा, इस पर तो मैं राय नहीं दे सकता। मगर चेंज इसलिए लगता है कि एट प्रेजेंट पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी और मुस्लिम लीग काफ थी और पीपल्स पार्टी थी, तीन पार्टीज थी, और आजाद उम्मीदवार को इक्का दुक्का होते हैं, वो बाद में किसी को ज्वाइन करते हैं या एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। अब इसमें जो काफ लीग है वो मेरा ख्याल है पंजाब में पहले के मुकाबले में ज्यादा लूज करेगी, क्योंकि उन्हीं के लोग आगे पार्टी चेंज कर रहे हैं मोस्टली। तो कुछ इफेक्ट नून लीग पे भी पड़ेगा और प्रोबेबली कुछ इफेक्ट पीपल्स पार्टी पे पड़ेगा। अब वो जो तीन पार्टियां उस पर इफेक्ट होगा, और कुछ काफ लीग के उम्मीदवार जो स्ट्रांग हैं, विनिंग हॉर्सेज हैं, इलेक्टेबल्स जिनको कहते हैं, वो मेंटेन करेंगे अपनी पोजीशन। तो जो जो असर होगा उस असर के नतीजे में एक ग्रुप और इमर्ज कर जाएगा। सो आप कह रहे हैं कि काफ में या नून में जो लूजिंग, या पीपल्स पार्टी में जो लूजर्स हैं या जिनकी कोई पोजीशन नहीं है, वो इधर उधर भाग जाएंगे? भाग नहीं जाएंगे। इलेक्शन में एक नई इमर्ज होने वाली सियासी कुव्वत के उम्मीदवारों के तौर पे कुछ वहां से इलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन किस बेसिस पे होंगे डॉक्टर साहब? इनका विजन क्या है फिर? हाँ, बेसिस मैं अर्ज कर देता हूँ। बेसिस ये है कि पाकिस्तान में इलेक्ट होने का के लिए किसी विजन की जरूरत नहीं है। अब आप जिन पार्टीज को पाकिस्तान में देख रहे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस किसी विजन के साथ है? एब्सोल्युटली नो। तो सिर्फ आपको ऑप्टेशन ही चाहिए? जो पाकिस्तान में सिर्फ ये चाहिए। पाकिस्तान में जो बेसिस हैं वो मैं अर्ज कर देता हूं। सबसे पहले उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का साथ होना चाहिए। अगर पार्टी खुद एस्टेब्लिश्ड नहीं है, ये एस्टेब्लिश्ड पार्टी हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, अगर पार्टी एस्टेब्लिश नहीं है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हो, एक बेसिस। नंबर टू, देयर शुड बी सम विनिंग हॉर्सेज। हमारे यहां मुल्क का और कौम का सबसे बड़ा दुश्मन जो आइडिया है वो इलेक्टेबिलिटी है। दीज आर इलेक्टेबल कैंडिडेट्स। इलेक्टेबल्स कहते हैं, विनिंग हॉर्सेज कहते हैं, घोड़े कहते हैं कि ये इलेक्शन घोड़ों के बगैर नहीं लड़ा जा सकता। और घोड़ों का मतलब यह है कि एक तो उसके पास 10 करोड़ से 20 करोड़ तक हस्ब जरूरत इलेक्शन पे खर्च करने का सरमाया हो। तो डॉक्टर साहब फिर आप वही अर्ज कर देंगे, यानी 10 करोड़ कम अज कम एक इलेक्शन में। तो मीर साहब मुझे बताइए, कोई दयानतदार शख्स जिसने करप्शन न की हो और जिसके करप्शन के आगे अजायम न हो, वो 10-15 करोड़ इलेक्शन पे लगाने के लिए कहां से लाएगा? अगर वो ऑनेस्ट है और उसने ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद कमाना नहीं है, उसका दिमाग खराब है, वो 15 करोड़ खर्च करेगा फॉर व्हाट? कुछ नहीं। उसने इसमें से पैसे कई गुना निकालने हैं, तो उसके पास करोड़ों रुपए हो, ये इलेक्ट होने की बेस है। और तीसरी चीज ये कि उसके पास वो बहुत बड़ी बिरादरी हो, बिरादरीइज्म हो, तो 10, 12, 15, 20 हजार कम से कम उसकी अपनी बिरादरी के अपने ज्यादा। कुछ नई पार्टियों का थोड़ा होता है, पुरानी पार्टियों का ज्यादा होता है, तो वो ऐड होता है। ये 5-4 अवामिल, और फिर इलेक्शन के दिनों में लोगों के वोट खरीदे जाते हैं, बिरादरियों के हेड्स को जमा। मैं चूंकि इस प्रोसेस को देखा है बड़ा करीब से, तो बिरादरियां इकट्ठी होती हैं, पैसे दिए जाते हैं, आटे देते हैं, तेल देते हैं, घी देते हैं, सड़कों के लिए ईंटें डलवाते हैं, खंबे डलवा देते हैं, बिजलियों के खंबे आ जाते हैं, नौकरियां दिलवाते हैं। हर किस्म की करप्शन जिससे उनकी मोरालिटी और अखलाक को बिल्कुल धचका लगा के कमजोर किया जा सके, पूरी की पूरी बिरादरियां खरीदी जा सके, उनकी वफादारियां खरीदी जा सके, दयानत और अमानत खरीदी जा सके। कौम को इन नीच चीजों में मुब्तला कर दिया गया है। कौम का कौमी विजन नहीं रहा कि मुल्क की पॉलिसी क्या होगी, मुल्क की हेल्थ पॉलिसी इसके आने से क्या होगी, इसके आने से मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी पे क्या फर्क पड़ेगा, एजुकेशन और हेल्थ की स्पेंडिंग कितनी होगी, इसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इसके आने से रीजनल पॉलिसी पे फर्क क्या पड़ेगा, इनलैंड सिक्योरिटी क्या होगी, दहशतगर्दी की पॉलिसी एक्चुअली किस तरह उसका खात्मा होगा। कहने की बात अलग है, अमेरिका के साथ रिलेशन कैसे होंगे, इंडिया के साथ रिलेशन कैसे होंगे, ईरान से जो बिगड़ गए हैं और चाइना से दोबारा रिवाइवल के मोड़ पर हैं, हम कहां खड़े होंगे, और फिर आपकी इकोनॉमी कहां होगी, फॉरेन इन्वेस्टर कितना आएगा, आपकी जीडीपी रेट के साथ आपकी ग्रोथ क्या होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल आप कैसे करेंगे, इसका कोई इस कौम को वोट देने वाले को खबर ही नहीं है, सिरे से कंसर्न ही नहीं है। ये जो आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, अगर 15 करोड़
रुपया लेके एक कैंडिडेट आके इलेक्शन लड़ेगा तो इसका मतलब है ये तो कौम पर बेईमान है, क्योंकि अगर कौम को उसने 15 करोड़ उसने कौम को लगाने हैं और पैसे देके ही वोट लेना है तो ये तो बेईमानी, तो मुनाफिकत तो फिर कौम पे आती है। देखिए, मैं कौम को बेईमान नहीं कहूंगा। तो फिर 15 करोड़ कहां जाएंगे? या मैं अर्ज करता हूं, नहीं 15 करोड़ तो मीर साहब एक एक जलसा कई करोड़ ले जाता है। जो जलसे जो बड़े किए जाते हैं ये कई कई करोड़ एक एक जलसा लेता है। जो इलेक्शन की मुहिम होती है, जो कैंपेन होती है, पोलिंग के दिन का खर्चा करोड़ रुपए का होता है। वहां लंगर चलते हैं, वहां आपने कैंप लगाने हैं, ऑफिस बनाने हैं, फिर इलेक्शन ऑफिस आप कायम करते हैं, किराए पर बिल्डिंग लेते हैं, उनको मंथली पे करते हैं। पूरा का पूरा इलेक्शनियरिंग प्रोसेस जो है वो मैंने तो आपको 10 से 15 करोड़ कम से कम बताया जो खर्चे नजर आते हैं, और खुदा जाने इससे ज्यादा कितने होते होंगे। वो ये नहीं कि 15 करोड़ लोगों को दिए जाते हैं, उसमें लोगों में जो बांटे जाते हैं साहब जरे हर वोटर नहीं लेता, मगर मैंने आपको अर्ज किया बेशुमार बिरादरियां ऐसी होती हैं जो खरीदी जाती हैं, एक परसेंटेज होती है। तो मैंने सारे अवामिल गिन दिए, उनमें एक फैक्टर ये भी होता है। तो सवाल ये है कि अवाम को शऊर नहीं है, अवाम पर जब अवाम को तालीम नहीं मुहैया की गई, अवेयरनेस नहीं है, शऊर नहीं है कि क्या हो रहा है, अवाम को ये पता नहीं है कि आज पार्टियों के मैनिफेस्टो नहीं रहे, कहां गए, कोई मैनिफेस्टो पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा, न लड़ता है। सिंगल वर्ल्ड का स्लोगन है। एक का स्लोगन है कि फॉर एग्जाम्पल हम बीबी के कातिलों को निकालेंगे, तो 5 साल चुप रहते हैं, इलेक्शन आएगा तो बीबी के कातिल एक इशू बन जाएगा। एक का है कि स्विट्जरलैंड बैंकों से पैसे वापस लाएंगे, बैरूनी सरमाया पड़ा हुआ वापस लाएंगे, बस सिंगल वर्ल्ड स्लोगन। इससे मुल्क के हालात समझ जाते हैं। एक कहता है कि हम नजरिया पाकिस्तान मुल्क के खिलाफ दुश्मनों से आजाद कराएंगे, मुल्क को बचाएंगे। एक कहता है मैं जमहूरियत को बहाल करूंगा, एक कहता है करप्शन का खात्मा करूंगा। सवाल यह है कि जस्ट कोई दुनिया का मुल्क आप देख सकते हैं, कोई सिंगल डेमोक्रेसी जहां पार्टी सिर्फ एक लफ्ज के स्लोगन पे इलेक्शन लड़ती हैं। अब उनका मैनिफेस्टो न कोई छापता है, और छापते भी हैं तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए, न पब्लिक पढ़ती है, न उनकी कोई तरजीहात है कौमी, न उनकी कोई पॉलिसीज हैं, न कोई पूछता है। यहां जब डेमोक्रेसीज में वोट होते हैं पूरी वर्ल्ड में, उनमें एक एक वोटर को मीर साहब वोट डालते हुए इल्म होता है कि मेरे वोट से अगर ये पार्टी इलेक्शन इक्तदार में आएगी तो क्या क्या कौमी सतह पे तब्दीलियां रूनुमा होंगी। यहां किसी को मालूम नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन अवामिल के जरिए लोग इलेक्टो के असेंबलियों में आएंगे, दोबारा मैंडेट स्प्लिट होगा, और वो छोटे छोटे ग्रुप्स मिलकर फिर एक कोलिशन बनेगी किसी एक पार्टी से। अगर कोई ये समझता है कि बिल्कुल स्वीप कर जाए और सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ चलता हूं और ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा आते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि ये फैक्ट है। अगर आपने फ्यूचर के और अगले इलेक्शन भी इस तरह देखने हैं तो फिर आज जिस तरह आप कह रहे हैं कि नाखुश हैं, तो फिर आगे भी आप इसी तरह रहेंगे। और जिस तरह मैं हमेशा प्रोग्राम्स में कहता हूं कि आपने देखना है उन लोगों को जिन्होंने डिलीवर किया हुआ है, जिन्होंने काम किए हुए हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं। अगर आप उन लोगों को ओवरराइड कर जाएंगे और जो एक वही पुराना एक सियासी कारकुन जो कि हारा मारा पिटा इधर उधर से होकर एक नई जगह पे चला जाता है और कहता है मैं यहां काम करूंगा, उसने पहले वहां काम नहीं किया तो यहां कैसे करेगा काम। और बात आने वाले हैं और जो सियासी मनाजिर है इस पे उनसे दी जाए, दी इन्होंने काफी रोशनी, लेकिन हम यहां हमेशा कहते हैं जी इनकलाब आएगा, एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। हमने लिबिया में देखा है, लिबिया में क्या हुआ, हमने इराक में देखा है, हमने इस वक्त कुवैत में भी थोड़ा सा देख लिया, उसके बाद हमने सूडान में देखा है, सोमालिया में देखा है, इजिप्ट में देखा है। लेकिन बात आती है कि क्या पाकिस्तान केपेबल है ऐसी चीजों के लिए या नहीं है। डॉक्टर साहब, तो यही आपसे सवाल है कि हम बात करते हैं कि इनकलाब आएगा, एक ऐसी सुनामी आएगा कि सब बह जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे में वो कैपेसिटी है इस पाकिस्तान में? ये बड़ा इंतहाई रेलिवेंट सवाल है। और अब ये आप इस इंटरव्यू के उस हिस्से में गए कि इस एनालिसिस के बाद आगे एक सवाल मंतकी तौर पे बनता था कि फिर हल क्या है। अब हल की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम में अगर कैपेसिटी नहीं है खुद उठकर तब्दीली लाने की, तो वो ख्वाब देखना भी छोड़ दे। फिर ख्वाब देखने से कभी इनकलाब नहीं आते। मेरी दानिश में मैं कैटेगोरिकली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अदना फहम, बसीरत, मुताला, तजर्बा, मुशाहदा, सूझबूझ जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की है,
ان عوامل کی روشنی میں یہ بات کیٹیگوریکلی کہتا ہوں اور اسے ریکارڈ پہ آپ کے انٹرویو کے ذریعے لا رہا ہوں کہ الیکشن کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ آج کی بات من و ان اسی طرح پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، کہ الیکشن کے نتیجے میں اسی الیکٹورل سسٹم کے تحت اگر الیکشن ہوں گے جو ہو رہے ہیں، دیکھیے نا، یہی انتخابی نظام ہے جس میں ملک میں 4.25 کروڑ ووٹرز کو جعلی قرار دیا گیا۔ وہ کنہوں نے بنا رکھے تھے جعلی ووٹ؟ میرے بیٹے حسن محی الدین، اس کو جب الیکشن کنٹیسٹ کروایا ہم نے جنگ کی کانسٹیچوئنسی سے، تو صرف ایک کانسٹیچوئنسی قومی اسمبلی کی 30,000 ووٹ جعلی تھے۔ میرے اسٹاف نے میرے آفس کے اندر بیٹھ کے ان کو ڈیٹیکٹ کیا کمپیوٹر پر، 30,000۔ اور ہم نے جنگ میں کیس کر کے سول جج کی عدالت میں اکرم شیخ صاحب جو سپریم کورٹ کے سینئر لائر ہیں ان کو انگیج کیا، وہ جنگ گئے، میں نے بھی بحث کی، انہوں نے بحث کی چونکہ ان کو انگیج کیا، تو وہ 30,000 جعلی ووٹ ثابت ہوئے کورٹ میں، چونکہ ہم نے لسٹیں رکھ دی، تمام لسٹیں ڈپلیکیٹ کی ووٹ، مختلف محلوں میں وہی ووٹ بنے ہوئے، کئی محلوں میں 30,000 ایک کانسٹیچوئنسی میں۔ کینسلیشن کا آرڈر ہو گیا، اور پھر الیکشن کینسلیشن پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے ہونے ہوتے ہیں نا، الیکٹرل وہ سسٹم الگ ہے۔ عدالت نے فیصلہ کیا، ایری چوٹی کا زور لگانے کے باوجود الیکشن کے دن تک ہم 8,000 کو ایکچولی کینسل کروا سکے اور 22,000 کینسل نہیں کروا سکے، جعلی ووٹ آنکھوں کے سامنے رہے۔ کتنے لوگ ہیں اس ملک میں جو ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ کانسٹیچوئنسیز میں 30,000، تو میں نے آپ کو بتایا نا، ایک 30 سے 50 40 ہزار جعلی ووٹ کانسٹیچوئنسی میں وننگ ہارسز نے بنوا رکھے ہیں، گھروں میں ان کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، آئی ڈی کارڈز ہیں ان کی، ووٹر لسٹیں ہیں، کتنے لوگ کر لیں گے یہ کام؟ پھر ہر کسی بڑے بڑے تکڑے امیدوار نے، سب نے کروایا ہوتا ہے۔ آپ اگر میرے کینسل کروا لیں گے تو میں عدالت میں، آپ کے قرار، دونوں کا نقصان ہے۔ لہذا بعض ایونز پہ سمجھوتا ہے، بعض گناہوں پہ سمجھوتا ہوتا ہے، ان کو نظر انداز کرتے ہیں جو کہ دونوں کے مفاد کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ نظام دونوں کو سپورٹ کر رہا ہے نا، دونوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ اس نظام کے تحت مور اور لیس سیم پارلیمنٹ بنے گی یا سیملر، تو سیم اور سیملر پارلیمنٹس پچھلے تمام عرصوں میں رہی ہیں، اور جب وہ قوم کا ایک مسئلہ بھی حل نہیں کر سکی اور قوم کو مایوسی کے اندھیرے میں دھکیلا ہے، قوم خودکشیوں تک جا، لہذا قوم کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ یہی کھیل کھیلنے کے لیے دوبارہ جا رہی ہے تو پھر نیا مستقبل بھی وہی ہوگا جو ان کا ماضی ہے۔ ٹھیک صرف قوم کو اٹھنا ہوگا اس نظام انتخاب کے خلاف ایک بغاوت کے لیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، بغاوت کس کے خلاف کریں؟ بغاوت نظام انتخاب کے خلاف۔ اس ملک میں اچھی ڈیموکریسی لانے کے لیے کرپٹ الیکٹورل سسٹم کے خلاف جو ڈیموکریسی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے، طاقت، اقتدار اور فیصلوں کی قوت عوام کے ہاتھ میں منتقل کرنے کے لیے، قانون کی حکمرانی بحال کرنے کے لیے، عدلیہ کو واقعتاً، اب دیکھیے عدلیہ فیصلے کرتی ہے،